इंडियन आर्मी से लेकर हम सभी इंडियंस के दिलों पर राज करने तक सुजुकी ने इंडिया की तरक्की में काफी योगदान दिया है। सुजुकी जिप्सी को इंडियन आर्मी ने लगभग 30 सालों तक इस्तेमाल किया, वो भी 100-200 यूनिट्स नहीं बल्कि 35,000 यूनिट्स को। और लगभग हर इंडियंस ने इनकी कार्स में कभी ना कभी सफर तो जरूर किया होगा। कैसे एक जापानी कंपनी ने इंडियन कार मार्केट पर डोमिनेट किया और 50% तक शेयर अपने पास कर लिया। आज की वीडियो में हम सुजुकी की हिस्ट्री से लेकर इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर डोमिनेट करने तक की जर्नी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कंसिडर सब्सक्राइब बटन। ईयर 1909 में जापान के गांव हमामात्सु में मिचियो सुजुकी ने अपने पहले बिजनेस सुजुकी लूम वर्क्स की शुरुआत की और रेशम उद्योग के लिए एक बुनाई करघा बनाया। और ये करघा इतना शानदार था कि इसने एकदम से सुजुकी की सेल्स को काफी बढ़ा दिया। इसकी कामयाबी को देखकर उन्होंने एक और एडवांस्ड बुनाई मशीन को बनाया और ये मशीन तो इतनी सक्सेसफुल रही कि वो इसको एक्सपोर्ट भी करने लगे। और शुरुआत के 30 साल सुजुकी ने सिर्फ इन मशीनों के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट पे लगा दिए। लूम बिजनेस से सुजुकी को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करने का सोचा और कंज्यूमर डिमांड के अकॉर्डिंग उस समय पर छोटी कार बनाना उनके लिए फायदे का सौदा होने वाला था। और 1937 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई और सिर्फ 2 ही सालों के अंदर सुजुकी ने कई कंपैक्ट कार्स के प्रोटोटाइप बना दिए। ये गाड़ियां पावर्ड थी सुजुकी के लिक्विड कूलिंग 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन से, जिसके अंदर एल्यूमिनियम का क्रैंक केस और गियर बॉक्स दिया गया, जो कि 800 सीसी से कम डिस्प्लेसमेंट पर 13 bhp बनाता था। और इस तरह से शुरुआत हुई सुजुकी मोटर्स की। लेकिन ये शुरुआत सुजुकी के लिए कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही, क्योंकि ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर गवर्नमेंट ने पैसेंजर व्हीकल को नॉन एसेंशियल कमोडिटी घोषित कर दिया और एक बार फिर सुजुकी लूम बिजनेस में वापस चले गए। जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने जापान को कॉटन शिपिंग की मंजूरी दे दी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूम आने से सुजुकी की किस्मत चमक गई। लेकिन 1951 में कॉटन मार्केट कोलैप्स कर गई और फिर से सुजुकी की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चली और एक बार फिर सुजुकी को मोटर व्हीकल प्रोडक्शन में आना पड़ा। आफ्टर वर्ल्ड वॉर जापानीज को अफोर्डेबल और रिलायबल पर्सनल ट्रांसपोर्ट की काफी जरूरत थी। उस टाइम पर कई कंपनीज एक क्लिप ऑन गैस इंजन की पेशकश कर रही थी जिसे सिंपल साइकिल से जोड़ा जा सकता था। और सुजुकी का भी पहला 2 व्हीलर मोटर व्हीकल एक बाइसिकल ही थी, जिसको पावर फ्री कहा जाता था, जिसको बहुत ही सिंपल बिल्ड और लो मेंटेनेंस के लिए डिजाइन किया गया था। और इसमें 36 सीसी का इंजन एक हॉर्स पावर बनाता था, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने सुजुकी को सब्सिडी भी दी मोटरसाइकिल इंजीनियरिंग में रिसर्च करने के लिए। अब सुजुकी एक महीने में 6000 मोटरसाइकिल तक प्रोड्यूस करने लगे थे। मोटरसाइकिल में सक्सेस मिलने के बाद सुजुकी ने एक गाड़ी बनाई विद फ्रंट व्हील ड्राइव, 4 व्हील इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग के साथ, जो कि कार्स में बिल्कुल भी कॉमन नहीं था, इवन सुजुकी सुजुलाइट के लॉन्च होने के 30 साल बाद तक भी। और इस तरह सुजुकी की पहली कार मार्केट में छा गई। लेकिन सुजुकी के लिए इंडिया अब भी बहुत दूर था। इंडिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी इंडिया को भी एक ऐसी गाड़ी देना चाहते थे जो ज्यादातर इंडियंस अफोर्ड कर पाए और डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट से उनके लिए ये कर पाना भी इजी हो सकता था। लेकिन गवर्नमेंट का उस समय ऑटोमोबाइल को लेकर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन संजय गांधी अपने सपने को लेकर अकेले ही चल पड़े। फरवरी 1981 में संजय गांधी ने मारुति की शुरुआत की। उस समय इंडिया में गाड़ियां तो बनाई जा रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ज्यादा अफोर्डेबल और रिलायबल गाड़ियों की मांग कर रही थी और संजय गांधी को उनके कार्स को लेकर पैशन के लिए जाना जाता था। उन्होंने ब्रिटेन में 3 सालों के लिए रोल्स रॉयस के साथ कार्स में बारे में काफ़ी डिटेल्स भी समझी। वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने ओल्ड दिल्ली के रोशनारा बाग के पास एक किराए के गराज से अपने इस पैशन की शुरुआत की। उनके विजन को देखकर गवर्नमेंट ने उन्हें एक इंटेंट लेटर भेजा, जिसमें उन्हें 50,000 कार्स पर ईयर बनाने की परमिशन मिल गई, जिसके लिए उन्होंने गुड़गांव में लगभग 297 एकड़ लैंड एक्वायर की और ईयर 1971 में मारुति मोटर्स लिमिटेड की शुरुआत कर दी। कंपनी की अटेंशन लगभग 8,000 रुपए की कीमत पर एक प्रॉपर इंडिजिनस गाड़ी ऑफर करने की थी। लेकिन उस समय हरियाणा में लगभग 16,000 एवरेज एक्स शोरूम प्राइस थे, जो कि RTO टैक्स वगैरह मिलाकर 21,000 तक चली जाती थी, जिसकी वजह से मारुति को भी अपने प्राइस बढ़ाने पड़े। लेकिन मारुति ने फिर भी अपनी गाड़ियों को दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले 5 से 10,000 सस्ते रेट पर ही बेची। मारुति का पहला प्रोटोटाइप ईयर 1972 में बना दिया था और इसकी प्रोडक्शन 73 में शुरू कर दी गई थी। और इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म संजय गांधी ने अपने ही वर्कशॉप में बनाया था और पावर देने के लिए ट्रायम्फ मोटरसाइकिल का इंजन यूज़ किया गया था। जब इस प्रोटोटाइप को टेस्ट किया गया तो ये टेस्ट में फेल रहा। इसे सड़क उपयोग के लिए अनरिलायबल माना गया। बहरहाल जुलाई 1974 में मारुति को 50,000 कारों के प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस दिया गया, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की थी। हालांकि संजय गांधी की फैक्ट्री में प्रोडक्शन टारगेटेड प्रोडक्शन से कम हो गया। हर महीने 12 से 20 यूनिट्स की दर से प्रोडक्शन शुरू करने और पर डे 200 यूनिट्स तक बढ़ने के अनुमान के बावजूद मार्च 1976 तक सिर्फ 21 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया गया था। ड्यूरिंग इमरजेंसी संजय गांधी की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट के वजह से मारुति को और भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। 23 जून 1980s को एक प्लेन क्रैश में संजय गांधी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद मारुति की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। जिसके बाद गवर्नमेंट ने मारुति में इंटरफेयर किया और इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। संजय गांधी की डेथ के बाद इंदिरा गांधी ने उनके बेटे के विजन को पूरा करने के लिए
और इंडिया को एक अफोर्डेबल कार देने की जिम्मेदारी अरुण नेहरू को सौंप दी। अरुण नेहरू ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और गवर्नमेंट को इस फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ कोलैब करने की सलाह दी। और फिर इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, अफोर्डेबल और रिलायबल ऑटोमेकर्स को ढूंढने के लिए एक टीम बनाई गई और जापान आकर इनकी खोज खत्म हो गई। इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रैल 1982 में सुजुकी के साथ बात शुरू की। कई महीनों की तैयारी के बाद सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन और मारुति उद्योग लिमिटेड का मर्जर हो गया। शुरुआत में सुजुकी को 26% इक्विटी दी गई और सुजुकी को अगले 5 सालों में अपनी इक्विटी को 40% तक बढ़ाने के लिए प्रपोजल दिया गया, जिसको सुजुकी ने 1992 में 50% और ईयर 2013 तक इसको 56.21% तक बढ़ा दिया। और फिर बनी हम सबकी प्यारी मारुति 800 और इसके बाद द किडनैपर कार ओमनी। मारुति ने गुड़गांव प्लांट में पहले साल 20,000 और अगले साल 40,000 गाड़ियों की प्रोडक्शन करने का टारगेट रखा। लेकिन मारुति की इतनी तेज़ सक्सेस का सुजुकी को अंदाज़ा नहीं था और मारुति को पहले साल में ही 1,20,000 यूनिट्स की बुकिंग मिल गई, जो सुजुकी के लिए बहुत ही शॉकिंग बात थी। और डिमांड को फुलफिल करने लिए उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ा और अब गुड़गांव प्लांट की फुल कैपेसिटी 1,00,000 गाड़ियां हर साल बनाने की कर दी गई। इसके बाद 1985 में सुजुकी SJ 410 पर बेस्ड जिप्सी को लॉन्च किया गया, जो कि 970 सीसी के इंजन के साथ 4 व्हील ड्राइव ऑफ रोडर थी। मारुति की इतनी सक्सेस के बाद गाड़ियों को एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा। 87 में 500 से ज़्यादा गाड़ियों को हंगरी एक्सपोर्ट किया गया। इंडिया गवर्नमेंट अब मारुति को वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए इनको फंड्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। और 91 में इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते गवर्नमेंट ने एक जापानीज़ बैंक एक्सियम से लोन लिया, जिसने गुड़गांव प्लांट में एक एक्स्ट्रा असेंबली लाइन जोड़ने में मदद की। ईयर 1989 में मारुति ने इंडिया की फर्स्ट सेडन मारुति 1000 को लॉन्च किया, जिसको मारुति एस्टीम के नाम से जानते थे। इस गाड़ी में 65% कंपोनेंट्स इंडिजिनस थे। 93 में जेन 99 में बलेनो और वैगन आर को लॉन्च किया गया। ईयर 2000 में मारुति इंडिया की पहली कंपनी बनी, जिसने अपने कस्टमर्स के लिए इंटरनल सर्विस कॉल सेंटर इंट्रोड्यूस किया और मारुति इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड मारुति इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड को लॉन्च करके इंश्योरेंस सर्विसेज भी ऑफर की। साथ ही साथ मारुति ने अपने सभी डीलरशिप पर मेंटेनेंस और सर्विसिंग फैसिलिटीज़ भी ऑफर करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से मारुति ने इंडियन कार मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर 45% तक पहुंच गया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, ड्राइव सेफ।